भारतीय संसद में जो नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनाई है, जिसको लोग मॉल बता रहे हैं, वहां पर जाकर फोटो खींचना, वहां पर जाकर वीडियो बनाना अब एक तरीके से अपराध करार दे दिया गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? आ रही है मिजोरम से, वहां पर म्यांमार का एक प्लेन क्रैश हो गया है, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर आवागमन बंद कर दिया है। वो जांच की जा रही है कि ये हादसा है या कोई साजिश है। सवाल पैदा होता है कि म्यांमार का ये एयरपोर्ट मिजोरम सॉरी एयरप्लेन मिजोरम में क्या करने आया था। जर्मनी में धुर दक्षिण पंथियों को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। मामला वहां की अदालत तक भी पहुंच रहा है। तो क्या फिर से एक बार धुर दक्षिण पंथी जर्मनी में उभार पर आ रहे हैं? सही कह रहे हैं कि वैसे ही लाल सागर लाल हुआ पड़ा है और सोमालिया अलग से लाल होने की कोशिश कर रहा है। तो जब इतना सब कुछ लाल लाल हो जाएगा तो फिर तो टेंशन तो हो ही जाएगी। इजिप्ट में पावर प्लांट, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो भी लगा रहा है रशिया। ये क्या सिर्फ पावर के लिए इस्तेमाल होगा? कल तुर्की की संसद ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के मामले की मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि ये तो भाई वही स्वीडन है जो कुरान पाक को जला रहा था, और रजब तैयब अर्दोगान मुसलमानों के इंटरनेशनल हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। तो अब वो किस मुंह से मुसलमानों के बीच जाएंगे? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देश ही नहीं दुनिया भर के देशों की खबरें बताते हैं और किसी एक खास खबर पर अपने बुलेटिन के आखिर में चर्चा करते हैं। तो आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ा हुआ है तुर्की से, रजब तैयब अर्दोगान से। क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने की इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी है। जिसके बाद लोग कहने लगे हैं कि भैया ये तो वही स्वीडन है जहां पर मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान को जलाया जा रहा था, और रजब तैयब अर्दोगान अब किस मुंह से अपने आप को मुसलमानों का हीरो दिखाएगा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, इससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ दुनियादारी की खबरों के साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णकांत जी यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में आप लोग भी अब कमेंट करके बताने लगे इस बात को कि वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहला सवाल भारत से ही शुरू करते हैं। भारतीय संसद में जो नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनाई है, जिसको लोग मॉल बता रहे हैं, वहां पर जाकर फोटो खींचना, वहां पर जाकर वीडियो बनाना अब एक तरीके से अपराध करार दे दिया गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तरफ जहां भारतीय राज्य सुरक्षा देने में अपने जनता को पूरी तरह सक्षम नहीं है, वही वह जनता को दूर रखना चाहती है वैसे कार्यक्रम से। वह किसी भी तरह का हो, वह सरकारी हो या राजनीतिक दलों का हो। और ऐसे ऐसे कानून जो नए 3 कानून बने हैं तथाकथित रूप से विदेशी कानूनों को, यानी कॉलोनियल एरा के कानून को जहां खत्म किया गया है, लेकिन उसका पुनर्जन्म किया गया भारत में और कड़ाई के साथ, और जनता को निष्क्रिय करने की एक साजिश है। और वहीं पे जहां संसद में जो कुछ भी हो रहा है, वहां पे जो लोग आते थे उनको और दूर रखने की तरीका है, और कुछ नहीं है। हाँ, एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये राज्य, ये सत्ता, ये जो भी करते हैं भारत नहीं विदेशों में, इसको हम बहुत तार्किक रूप से ना लें। कुछ मूर्खतापूर्ण है, कुछ चाल है, और एंटी पीपुल है। जी ठीक है, एंटी पीपल है, लेकिन जब आपने इतनी बड़ी नई संसद बनाई तो आपको तो ये होना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा लोगों को संसद के करीब लाएं, लोकतंत्र को और जिंदा करें। लेकिन एक जरा सा हमले का ड्रामा करके बजट सेशन से पहले वहां पाबंदी लगा देना और दिल्ली पुलिस को हटा के सीआईएसएफ को तैनात कर देना, ये तो बहुत सारे सवालों को जन्म देता है ना। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया जाओ अब तो मंदिर में जाके फोटो सेशन कराओ। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि ये सत्ता ने बड़े बड़े मंदिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़ी मूर्ति और वगैरह वगैरह बना रही है। वहां जाओ, हम जहां काम काज करते हैं, जहां हम कानून बनाते हैं, जहां से हम तुम्हें लूटते हैं, उससे अपने आप को अलग रखो। यानी
दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है। तुम्हें गॉड भी मिले और रोजगार भी मिले, एक अच्छी जीवन ये नहीं होगा। और हम अच्छे जीवन देने में असफल हैं, इसलिए तुम दूसरी तरफ जाओ। जी बिल्कुल सीधे अल्फाज में कहा जा सकता है कि जाओ घंटा बजाओ। अब खबर आ रही है मिजोरम से। वहां पर म्यांमार का एक प्लेन क्रैश हो गया है, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर आवागमन बंद कर दिया है। वो जांच की जा रही है कि ये हादसा है या कोई साजिश है। सवाल पैदा होता है कि म्यांमार का ये एयरपोर्ट मिजोरम सॉरी एयरप्लेन मिजोरम में क्या करने आया था? यह नया एयरपोर्ट बना है, तकरीबन आई थिंक करीब 10 साल या इसके आसपास बना है। लिंगपुई मिजोरम के राजधानी से दक्षिण में है। छोटा सा रनवे है और बहुत ही सतर्कता बरतना पड़ता है वहां लैंडिंग के लिए। हालांकि वह खुला है सबके लिए। जहां तक म्यांमार है, हम सबको पता है 2021 से ही वहां की सत्ता यानी ऑंग सुई की जो सत्ता थी उसको हटाकर सैनिक फिर से आ गए हैं। म्यांमार या बर्मा का यह पुरानी कहानी है। और जब शुरुआती दौर में हुआ था तो बहुत सारे वहां सैनिक में विद्रोह हुआ था। जनता भी भारी संख्या में सड़कों पे आई थी। अभी भी उनका संघर्ष जारी है। और बर्मीज आर्मी से कुछ लोग टूटे थे जो भाग के इंडिया में आए थे और उनको भारत वापस भेज रहा, 100 के करीब भेज चुका था। जो संख्या भी बताए हैं 200 कितने हैं, उसको भी भेजने की है। और ये लोग जाएंगे तो उनका क्या हश्र होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा तो नहीं होगा। और उसमें ये हादसा हुआ, यह कोई साजिश नहीं लगता। यह तो चूंकि छोटा सा रनवे है, जो जहाज है जिसके जितने क्रू थे वो सब भी घायल हो गए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो सब भी घायल हो गए। लेकिन ऐसा ही एक हादसा कनाडा में भी हुआ, और इससे पहले ऐसा ही एक हादसा रूसी विमान के साथ अफगानिस्तान में भी हुआ है। तो ये जो आजकल हादसे हो रहे हैं, क्या ये जो विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, जिसकी एक जांच भी चल रही है अमेरिका में, उनकी कमी है, ये चालन प्रक्रिया की कमी है, और ये कनाडा वाली पूरी खबर क्या है? कनाडा की पूरी खबर अभी सामने नहीं आई है। और बहुत लोग मारे गए हैं, किसी की बचने की संभावना नहीं है। मतलब जो भी उनमें लोग थे, जहां तक आप 2-3 चीज के लाए हैं उससे एक सवाल उठता है। मटेरियल फेलियर यानी जहाज में गड़बड़ी, जहाजों में गड़बड़ी एडवांसमेंट्स के साथ साथ भी हो रहे हैं, आश्चर्य की बात है। और इसके कारण कई जहाज, चाहे बोइंग का हो, एयरबस का हो, दूसरे स्तर के हो, उसके ग्राउंडेड किया जा रहा है, फिर खोज हो रही है। लेकिन वह भी बताऊं कि आजकल जाड़े के मौसम में फॉग जब बहुत जबरदस्त हो रहा है, जिसमें आपकी लेंगलुई यानी हमारे मिजोरम में जो घटना घटी, या अफगानिस्तान में जो घटना घटी, हालांकि उसमें बहुत सारे रशियन बच गए, जो चालक दल वगैरह थे वो बच गए हैं। और ये कनाडा में हुआ, यह विंटर के कारण भी कुछ हो रहा है, विजिबिलिटी कम होने के कारण, स्नो के कारण। और इसमें जबरदस्ती जो बनाया जा रहा, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि भारतीय फ्लाइट में एक बंदे ने जाके उसके फर्स्ट ऑफिसर को यानी को पायलट के ऊपर एक तमाचा या घूंसा मारने की बात की। और उस पर काफी हंगामा भी हुआ था हमारे यहाँ। और दूसरे आया था कि एरोप्लेन से बाहर निकल के जनता वहीं टारमेक पे बैठे खाना खा रही है। इस पे डीजीपी का कानून भी बना है कि 3 घंटे से अधिक डिले हो तो उस फ्लाइट को कैंसिल किया जाए। तो यह कुल मिला जुला असर है। सिविल एविएशन की जहां तक बात है, वहां मुनाफे के लिए किया जाता है और कई सारे कानूनों को ताक पे या दरकिनार करके आगे बढ़ाता है, जिसके नतीजा हमें नजर आ रहा है। जी सही कह रहे हैं सर, आपके यात्रियों की सुरक्षा कोई अब मायने नहीं रखती है, अपना प्रॉफिट सिर्फ मायने रखता है। वैसे आप बहुत सारे लालाओं को भी जोड़ सकते हैं इसमें, जो बाबा थे पहले, बड़े बड़े धंधे कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स पर भी सवाल उठते रहते हैं कि वो नकली बेचकर करोड़ों के बारे न्यारे कर रहे हैं। खैर, अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी में धुर दक्षिण पंथियों को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। मामला वहां की अदालत तक भी पहुंच रहा है। तो क्या फिर से एक बार धुर दक्षिण पंथी जर्मनी में उभार पर आ रहे हैं? यह जर्मनी ही पूरे दुनिया में आ रहा है। खैर, हम जर्मनी की बात करें तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है किसी केस के संबंध में। डाई हाइमत करके एक छोटा सा घोर दक्षिणपंथी है, जिसकी मांग होती है या इनडायरेक्टली वह फिर से हिटलर के एरा को वापस लाना चाहते हैं, जहां की जर्मनी विश्व गुरु फिर से बन सके। तो उसको सरकार फंड करती थी।
और जिसको रोकने में शोल्च यानी वहां के जो राष्ट्रपति हैं वह असक्षम थे, वो रोकने में कामयाब नहीं हो रहे थे। और इसके आधार पे जनता को एक मौका मिला कि इसके रोका जाए, तो दूसरे दक्षिण पंथियों को, जिसका नाम है जिसकी आपने चर्चा की, डाउचलैंड के लिए लड़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, इसको भी रुक नहीं दिया जाए। यह करीब करीब तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या कानूनन आप इस तरह के उभार को रोक सकते हैं? यह मेरी तरफ से सवाल है। कानूनन आप नहीं रोक सकते हैं। भारत में आप देख चुके हैं, उसी संविधान को लेकर आज भारत कहां पहुंच गया, उसी संविधान को लेकर जर्मनी किस हद तक पहुंच रहा है, उसी संविधान को तहस नहस करके पोलैंड और फ्रांस में भी नजर आ रहा है। तो ठीक है, जहां तक कोर्ट की बात है, यह स्वागत योग्य है, यह जनता के लिए आंख खोलने की बात है। और जो सत्ता में है, शोल्ज और उनकी पार्टी है, वो किस तरह से दक्षिण पंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद यदि नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उनको ला रहे हैं और अमेरिका के चरणों में जा चुके हैं। वहां के जनता के लिए, वहां के वामपंथियों के लिए कॉल है कि भाई अब तुम जगो, उसके आधार पर बच जाओ जो कोर्ट कह रहा है। हालांकि वह स्वागत योग्य एक कदम है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ही देखने को मिल रहा है कि जो दक्षिणपंथी हैं वो उभार की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका से भी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक रास्ता खुल गया है हैम्पशायर से, और वो जो हैं निकी हेली को भी पछाड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका चुनाव लड़ना क्लियर है सर? तकरीबन निकी हेली हालांकि इस हार को माना है, ट्रंप को बधाई भी दी है, और वही एकमात्र अब विपक्ष में रह गई हैं जहां तक इनकी पार्टी की बात है। और ये अब सीधे की सीधे आ रहे हैं लड़ने के लिए और एक चैलेंज देने के लिए बाइडेन को। और जहां तक लगता है अभी के हालात में कि ट्रंप जीत जाएंगे भारी मतों से इस बार। जी सही आप कह रहे हैं, क्योंकि कल जो तस्वीर सामने आई अमेरिका के वर्जीनिया से, वहां पर लोगों ने जो बाइडेन को बोलने ही नहीं दिया, जबरदस्त तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करने लगे, और शब्द जो थे वो जो बाइडेन के हलक में फंस के रह गए। खैर, अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका का ब्लड प्रेशर बढ़ाता रहता है। उसने फिर से मिसाइल परीक्षण कर डाला है, जिसको लेकर साउथ कोरिया ने चिंता जताई है। क्या पूरा मामला है? नॉर्थ कोरिया एक सही मायने में साम्राज्यवादी ध्रुव का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये अपने करते रहता है जहां उन्हें डाउट होता है। इस बार इन्होंने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया और कई मारे, एक दो नहीं कई मारे। येलो सी में, जापान चीन के बीच में है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। और ये लोग कितना भी शोर मचाए, एक तरफ कितना भी आप शोर मचाएं, आप इजरायली को नहीं रोक पा रहे हैं अमेरिका के मदद से। यहां पे आप कितना भी शोर मचाएं, अमेरिका के खिलाफ, दक्षिण कोरिया के खिलाफ, जापान के खिलाफ यह ध्रुव जो बन रहा है, जिसमें चीन भी चुपचाप देख रहा, हालांकि वह नहीं चाह रहा कि कहीं से वह युद्ध हो। नॉर्थ कोरिया अपने रास्ते पे जा रहा है और इसके लिए मैं शाबाशी देना चाहूंगा उन्हें। धन्यवाद। मतलब अगर वो जंग कर देगा तो आप शाबाशी दोगे? वो तो दुनिया को एक और युद्ध में झोंक देगा। जंग के लिए शाबाशी नहीं, अपनी तैयारी, डेटरेंस के लिए। जंग तो तभी होगा जब दक्षिण कोरिया को उकसा के अमेरिका करेगा। नॉर्थ कोरिया के शासक ने साफ साफ कहा कि हम जंग अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे तो हम उसे रोकेंगे नहीं, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। जी चलिए, यही सब हो रहा है कि जहां जहां अमेरिका चाहता है वहीं पे जंगें होती हैं, वरना अगर अमेरिका चाहे तो पूरी दुनिया में कहां जंग वंग होंगी। सोमालिया भी जंग के लिए तैयार हो रहा है, इथियोपिया को धमका रहा है सोमालीलैंड को लेकर। जी, सोमालीलैंड का जो पोर्ट 50 साल के लिए लीज पे दिया गया, उसकी हमने बातें कर ली हैं, उसमें हम नहीं करेंगे। इथियोपिया को जो दिया गया है, इससे सोमालिया काफी नाराज है और उन्होंने धमकी दी है कि आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि सोमालिया के पास इतनी ताकत नहीं बनती है, उसके 4-5 गुना उससे अधिक ही पावर है इथियोपिया के पास। और यदि ताकत होती तो सोमालीलैंड को बहुत पहले ही अपने अंदर अधीन कर चुके रहते। हालांकि एक और ये फ्रंट बन रहा है और सोमालिया जो एंटी यूएसए था, उसको एक मौका मिलेगा अमेरिका को फिर वहां प्रवेश करने के लिए। और खासकर जब रेड सी में सारा कुछ भड़क रहा है और सदर्न टिप पे, तो यह एक अच्छी खबर नहीं है। अभी सोमालिया को अभी शांति रखनी चाहिए थी। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वैसे ही लाल सागर लाल हुआ पड़ा है और सोमालिया अलग से लाल होने की कोशिश कर रहा है। तो जब इतना सब कुछ लाल लाल हो जाएगा तो फिर तो टेंशन तो हो ही जाएगी। अब रुख करते हैं अपने बुलेटिन के आखिरी हिस्से का, और यहाँ कुछ चीजों को लेकर बात करते हैं जो गाजा से जुड़ी हुई है। पहली खबर जो हमारे पास आ रही है, जिसमें ब्रिटेन का जो विदेश मंत्री है, पहले वहां का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, डेविड कैमरून उसका नाम है, वो कह रहा है कि मेरे इजराइल जाने से पहले जंग रोक दो। जुमला है, जुमलों का क्या मतलब। कैमरून की जहां तक बात है, उनकी चाहे देश नीति हो विदेश नीति हो, हालांकि ये लोग जीते हैं, ठीक है, दक्षिण पंथ का इंग्लैंड में भी उभार है और आ रहे हैं। जंग रोक दी जाए, एक इन्होंने भी अपना एक हैट उस रिंग में फेंका है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि इनके कहने का कोई खास असर ना इजराइल के ऊपर है ना अमेरिका के ऊपर है। जी, यानी इनके मुंह में अमेरिका की जबान है, क्योंकि अमेरिका का विदेश मंत्री तो अब यहां तक बोलने लगा है कि भैया ये गाजा जो है वो फिलिस्तीनियों की जमीन है, उन्हें यहां से हटाया नहीं जा सकता। आप ठीक है 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना होने के लिए हमला कर सकते हो हमास के ऊपर, लेकिन आप ये कहो कि हम फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा ही नहीं देंगे, ये सब नहीं होगा। कम से कम पेपर पर तो टू स्टेट नेशन मान लो, उसके बाद जो करना है मत करो। अंदरूनी बात साफ साफ झलक रही है बाहर, और अमेरिका अभी परेशान हो रखा है। सीरिया में भी उसके बेस पर फिर से अटैक हुआ है, और इन लोगों ने भी सीरिया में जो इनके अपोनेंट है, जो ईरानियन रेसिस्टेंस फोर्सेस वहां पे, उस पर भी भारी आक्रमण किया है। यमन पे भी यूएस यूके ने फिर से 5-6 जगह अटैक किया है। और यह बिल्कुल नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई बढ़ रहा है। यदि हफ्ते 2 हफ्ते में ना रोका गया तो बड़ा मुश्किल है। वैसे भी कल मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें 24 इजरायली फोर्सेस मारे जाने की बात उन्होंने स्वीकार किया है। जो छुपा हुआ खबर ये कि 50 अधिक मारे गए हैं, और मारे गए हैं तो दुगुना तिगुना भयानक रूप से घायल भी हुए होंगे। इजरायली फोर्सेस के लिए भारी भयानक खबर है, और उनके मोराल पे भी असर पड़ेगा। जी, सही आप कह रहे हैं कि उनके मोराल पर भी असर पड़ेगा। बात करते हैं आयतुल्ला खामनाई को लेकर। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, कई दिनों तक की शांति के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि उनका कोई कमेंट आए, तो आ गया। उन्होंने कहा कि जो इजराइल है उसे तमाम मुस्लिम देशों को अपने संबंध तोड़ देने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम देश ये कह रहे हैं कि भैया फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा दे दो तो हम इजराइल से संबंध सामान्य कर लेंगे। क्या अपने आप को सिर्फ अलग दिखाने के लिए बयान दिया है आयतुल्ला खामनाई ने? सबसे पहले मैं ये बता दूं, कई कमेंट मैंने देखा है और हमारे सुनने वाले ये कहते हैं कि हम लोग एंटी ईरान है। ऐसा नहीं है, ना आप है ना मैं हूं। हम खबरों को सही तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। और मेरा और ये आपका जो एक एंटी अमेरिकन मुहिम बन रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान के मदद से, रशिया की मदद से, भला हम ईरान के खिलाफ क्यों जाए। हाँ, धार्मिक जहां तक नेता है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वह तो साफ नजर आ रहा है कि अभी जिस तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि टू स्टेट नेशन का एक ठप्पा लगा दे, अंदर से भले ही कुछ हो, उसको उसके मद्देनजर ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है अयतुल्लाह खमैनी की आप जो बात कर रहे हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने जो कहा है उससे साफ स्पष्ट नजर आता है कि वह इससे खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि फिलिस्तीन को पूरी की पूरी तरह एक रिकग्निशन मिले, जिसमें हमास को स्टैब्लिश किया जाए, हमास को दरकिनार न किया जाए। और दूसरी तरफ यदि केवल इसी पर मसला फंस जाता है कि ठीक है टू स्टेट नेशन दे दो, लड़ाई रोक दिया जाए, तो ईरानी रेसिस्टेंस फोर्सेस को एक तरह से जो उनका मुहिम था वह कमजोर पड़ जाएगा। इस नजर में उनके हम वक्तव्य को देखें तो स्पष्ट नजर आता है। जी, इजिप्ट में पावर प्लांट, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो भी लगा रहा है रशिया। ये क्या सिर्फ पावर के लिए इस्तेमाल होगा? अभी तो फिलहाल पावर के लिए है। 4 यूनिट की बात है और काफी पावरफुल हैं। जहां तक इनके कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो 10 साल का है। रशिया ही पूरा का पूरा इनके मदद करेगा। इनके मैन पावर, टेक्निकल नो हाउ, मेंटेनेंस, और यहां तक कि जो संवर्धित यूरेनियम है रशिया ही सप्लाई करेगा। यानी सारा का सारा वह दे रहा है। और यह केवल पूरे इजिप्ट नहीं, पूरे नॉर्थ अफ्रीका के लिए पहला इस तरह का चीज है। और अभी कल या परसों इनका ऑनलाइन इनॉग्रेशन भी हुआ, जिसमें पुतिन और इनके प्रेसिडेंट सीसी दोनों की तरफ से हुआ।
हाँ, जहां तक इसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है, यदि न्यूक्लियर मान लेते हैं 10 साल तक यदि ना हो पाए, उसके बाद जो इसमें जो न्यूक्लियर यूरेनियम के लिए जो बन रहा है, जो चीजें हो रही हैं, जो इसका संवर्धन हो रहा है, वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि अलग किया जाए ईरान की तरह, तो एक समय आएगा, इतना सफिशिएंट उनके पास हो जाएगा कि लार्ज स्केल पर नहीं, छोटे स्केल पे बॉम्ब बना सकते हैं, हालांकि जिसकी अभी संभावना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। जी, ये काम रूस के हाथों हुआ है और मिस्र में हुआ है, और मिस्र को हमेशा प्रो अमेरिका कहा जाता है, प्रो इजराइल कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा घटनाक्रम है ना सर। बिल्कुल है। और इससे साफ वही नजर आता है जो मैं कहना चाहता हूं बार बार, कि निवेश पूंजी यानी फिनांस कैपिटल, चाहे चीन का हो, रूस का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, भारत का भी हो, वह यह नहीं देखता है कि तुम्हारी क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या देश है, क्या बाउंड्री है, क्या रंग है, इससे मुक्त है वो। और जहां मौका मिले वह प्रवेश करता है। और रशिया जहां की अमेरिका उसको पूरी तरह से, हर तरह से उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसको अकेले थकेले करने की कोशिश कर रहा है, और उसको मौका मिल रहा है इजिप्ट में घुसने का, तो क्यों नहीं। जी, क्यों ना वो घुसे, और इजिप्ट अगर काबू में आ गया तो यहाँ इसराइल और अमेरिका के लिए दिक्कतें तो होनी ही है, क्योंकि अपने आप में बड़ा पिट्ठू है। वैसे दूसरा पिट्ठू कतर भी बन चुका है। खैर, उसमें कभी और बात करेंगे। अब चलते हैं तुर्की की तरफ। कल तुर्की की संसद ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के मामले की मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि ये तो भाई वही स्वीडन है जो कुरान पाक को जला रहा था, और रजब तैयब अर्दोगान मुसलमानों के इंटरनेशनल हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो किस मुंह से मुसलमानों के बीच जाएंगे। जहां तक तुर्की की बात है, उनका भी हल्का सा ढुलमुल नीति रहा ही रहा है। वह विश्व में ईरान के जगह पे भी मुसलमानों का अपना हितैषी बताते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं। स्वीडन में ये जो घटना घट रही थी, आपने कहा, और धार्मिक ग्रंथ को जलाने की बात ओपनली होता था, स्वीडिश सिक्योरिटी फोर्सेस के देख होता था, और इसके कारण टर्की नाराज था, या विश्व के दुनिया भर में भारी भारी प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारे इर्द गिर्द भी हुए हैं। वहां पे स्वीडन ने कम से कम इस घटना को होने से अभी तत्काल में रोक दिया। कोई कानून उस तरह का इफेक्टिव बना है कि नहीं बना है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद कुछ है वैसा। और दूसरे, इसके ऊपर एक फोर्सेस भी आ रहे थे, इनका दबाव भी पड़ रहा था अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों से। बदले में इन्होंने, शायद अंदरूनी बातचीत हुई हो, F-16 अमेरिका से जो बंद कर रखा था वो देने की बात है, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप बनने की बात है। शायद वो इसके बाद टर्की को फिर से मौका मिले और टर्की की थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए यूरोप में। तो ये सब अंदरूनी बातचीत है, ऊपर में यह तो दिखावा था कि इसलिए रोक रहे हैं। और इसके बाद एक और हर्डल रहेगा, यानी टर्की के राष्ट्रपति उसको साइन करने के बाद वह तो हो ही जाएगा। और उसके बाद से हंगरी बचता है। हंगरी शायद ना रोके इस मामले में, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं बनता, वह भी नेटो का मेंबर है। हाँ, जहां तक उसके प्रो रशिया की बात है, वो कंटिन्यू करेगा। जी, तो पहले क्यों तुर्की विरोध कर रहा था? नॉर्वे को तो उसने कोई दिक्कत नहीं मानी है। नॉर्वे के साथ इस तरह की घटना नहीं थी, और इसलिए जहां तक टर्की की बात है, वह एक नाटो का बहुत अहम सदस्य है अपने जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, इसलिए उसने वहां नहीं किया। लेकिन यह जो काम है, इस्लामोफोबिया जो बढ़ाने काम है अमेरिका, जिसमें स्वीडन भी हिस्सा ले रहा है, तथाकथित रूप से ये लोग काफी एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज नेटो के सदस्य बन रहे हैं। और इस्लामोफोबिया पैदा करने में, यानी जहां इनको मौका मिलता है, रूसोफोबिया यानी रूस के खिलाफ घृणा फैलाओ, उधर चीन के खिलाफ करो, और इस्लाम में इन्होंने ही ISIS और तालिबान बनाकर और फिर उसके खिलाफ एक घृणा फैलाना, ताकि पूरे विश्व की आबादी को तोड़ के रखा जाए, जैसा हमारे भारत में भी हो रहा है, नजर आ रहा है। यह तो इन हुक्मरानों का एक यंत्र है, एक वेपन है, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी होगा ना सर, कि जिस दौर में बात हो रही है कि नाटो खत्म होना चाहिए, उस दौर में नाटो में शामिल होकर नाटो को बड़ा करते जा रहे हैं, तो कहाँ वो कोशिशें कामयाब हो पा रही हैं? नाटो खत्म इसलिए नहीं होगा कि
हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पूरे पूरे दुनिया में नाटो खिलाफ आवाज उठ रहा है, मोनार्की के खिलाफ इंग्लैंड में भी आवाज उठ रहा है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, वह वही का वही है। नेटो तभी खत्म होगा जब युद्ध में वो उसकी हालत खराब हो जाए, अमेरिका को काफी पीछे हटना पड़े और नाटो की इज्जत अंदर से भी खत्म हो जाए, अंदर से भी टूटना हो जाए। हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया, ये सब टूटना शुरू हो जाए, तभी नेटो खत्म होगा। ऐसा नहीं खत्म होगा और वहां जनता को लाखों नहीं करोड़ों में आना पड़ेगा और सत्ता को बदलना पड़ेगा, तभी नेटो खत्म होगा। नहीं तो ये युद्ध के आम इंडस्ट्रीज इनको नहीं खत्म होंगे, इनको बढ़ा ही रहे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो युद्ध करने वाली एक इंडस्ट्री है, ये बढ़ावा दे रही है जंगों को, ये रोक नहीं रही है चीजों को। लेकिन सवाल तो रजब तैयब एर्दोगान की भूमिका पर उठेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को खलीफा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 1923 में जो तुर्क साम्राज्य टूटा, वो अब वो फिर से स्थापित कर डालेंगे और पूरी दुनिया के अंदर फिर से मुसलमानों की सल्तनत स्थापित हो जाएगी। अब वो स्वीडन को नाटो में शामिल कर रहे हैं, और किस स्वीडन को कर रहे हैं वो आप लोग मुझसे बेहतर ज्यादा जानते हैं। मैं तो अब जाकर बात करने लगा हूं जियो पॉलिटिक्स की, वरना मैं तो अपने यहाँ भारत की खबरों में ज्यादा मशरूफ रहता था। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम, थैंक यू।